हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले हम बहुत सारे टॉपिक पे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये किस काल के कवि हैं? ये भारतेंदु युग के प्रथम कवि हैं। इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये अपने आप में एक महान व्यक्तित्व थे और इन्होंने क्या किया, आधुनिक काल की शुरुआत की। इन्हीं से निबंध की भी शुरुआत मानी जाती है और इन्हीं से ही हिंदी काव्य की जो शुरुआत मानी जाती है आधुनिक काल में, वो इन्हीं से मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, इनके गुरु कौन थे? सितारे हिंद थे। इनके गुरु कौन थे? सितारे हिंद थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की जो हिंदी थी वो चल रही थी। आप लोगों को पता होगा कि जो राजा लक्ष्मण सिंह थे वो संस्कृत निष्ठ हिंदी पे बल देते थे, और जो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे उनकी जो हिंदी थी वो उर्दू की तरफ ज़्यादा, उसका मोड़ जो था उर्दू की तरफ था, उर्दू से ज़्यादा लगाव था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, उसके बीच का रास्ता निकाला। ना तो ज़्यादा संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किए, ना ही ज़्यादा उर्दू वाली हिंदी ही प्रयोग किए। वो बीच का, जैसे जो बोलचाल में है, जो उर्दू के कुछ शब्द होते हैं बोलचाल में है, उसका उन्होंने प्रयोग किया। और संस्कृत के कुछ जो शब्द हैं जो बोलचाल में हमेशा प्रयोग होते हैं, उसको उन्होंने अपनी शब्दावली, अपनी लेखनी, अपने रचनाओं में उसका प्रयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक काल के नवजागरण के ये क्या हैं? अग्रदूत है। हिंदी साहित्य के नवजागरण के अग्रदूत हैं। और इनको क्या कहा जाता है? पुराण पुरुष भी कहा जाता है। इनको और क्या कहा जाता है? पुराण पुरुष भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ, ये पहले देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सितंबर 1850 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है? काशी में होता है। आप लोग देखते होंगे कि जितने भी हिंदी के महान साहित्यकार हुए हैं, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे कबीर रहे हों, या फिर चाहे इन्हीं को हरिश्चंद्र को ही देख लेते हैं, ये महान साहित्यकारों का जन्म कहाँ होता है? काशी में हुआ है। तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। और 1850 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और 1885 ईस्वी में 25 जनवरी के दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये मात्र कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं? 35। कितने वर्ष तक? 35। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से कवि हैं, ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जिनकी आयु सबसे कम रही है। उसमें और सारे कवियों को दे देता है और हरिश्चंद्र का भी नाम दे देगा। तो ये मात्र 35 साल ही जीवित थे और इतने ही वर्षों में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची। और लगभग इनकी 175 रचनाएं हैं और काव्य देखे तो 70 इनके काव्य मिलते हैं। तो ये 35 साल तक जीवित रहे। और इनके पिता कौन थे? पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। आप लोग एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, क्योंकि जो भी मैं आज पढ़ा रही हूँ यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग मेरी एक एक बातों को नोट करते चलिएगा और जो लिख रही हूँ उसको भी नोट कर लीजिएगा। गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। इन्होंने कौन सा नाटक लिखा? एक नहुस। एक नाटक है नहुस, जिसको हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक पूछा जाता है तो नहुस है। किसका है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इसे ही पहला नाटक मानते हैं। और किस भाषा में अगर पूछे तो ये ब्रज भाषा में है। गद्य पद्य ब्रज भाषा में। किसमें? गद्य और पद्य दोनों में है। और भाषा क्या है इसकी? ब्रज है। क्योंकि
आप लोग देखते होंगे कि आधुनिक काल के पहले कौन सा काल पड़ता है, रीतिकाल। और रीतिकाल में क्या कौन सी भाषा प्रयोग हो रही थी, ब्रज भाषा प्रयोग हो रही थी। तो ये लगभग रीतिकाल के साथ ही लिखे थे। तो उस समय भाषा क्या थी, ब्रज थी। भारतीय युग में आके काव्य की भाषा तो ब्रज ही रह जाती है, लेकिन गद्य की भाषा क्या हो जाती, खड़ी बोली। काव्य की भाषा में परिवर्तन नहीं हो पाता है, वो क्या रह जाती है, वो ब्रज भाषा ही रह जाती है। और गद्य की भाषा क्या रहती, खड़ी बोली रहती है। इसके बाद है पत्नी कौन थी इनकी, मन्नो देवी। पत्नी कौन थी, मन्नो देवी। गुरु सितारे हिंद। गुरु क्या थे, सितारे हिंद। सितारे हिंद किसके पक्षधर थे, तो ये किसके पक्षधर, उर्दू के पक्षधर थे। पहले हिंदी के पक्षधर हुआ करते थे, लेकिन क्या होता है, ये बाद में उन्हीं के एक कार्यकारी अधिकारी या तो कुछ नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इनका लगाव जो होता है, इनका ये किसकी तरफ हो जाते हैं, उर्दू की तरफ हो जाते हैं। इनको उर्दू का पिट्ठू भी कहा जाता है, उर्दू का पिट्ठू या अंग्रेजों का पिट्ठू भी कहा जाता है। उपनाम क्या है इनका, रसा। ये उपनाम किस उपनाम से लिखते थे, ये रसा नाम से लिखते थे। और रसा उपनाम कौन सी भाषा में लिखते थे, जब उर्दू में कुछ लिखते थे तो उसमें ये रसा का प्रयोग करते थे, रसा उपनाम का प्रयोग करते थे। अगर अब्र नाम से पूछे कि ऐसे कौन से कवि हैं जो अब्र नाम से लिखते थे, तो बद्री नारायण प्रेमघन। बद्री नारायण प्रेमघन जो थे वो अब्र नाम से लिखा करते थे। और जकी नाम से पूछे तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, वो जकी नाम से रचनाएं रचा करते थे। इसके बाद है पत्र पत्रिकाएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है वो 1868 ईस्वी में उसकी शुरुआत होती है। कहाँ से, काशी से। और क्या थी ये, मासिक थी, पाक्षिक और साप्ताहिक भी थी। मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक मतलब महीने में भी निकलती थी। पाक्षिक मतलब ये 15 दिन में भी निकलती थी और सप्ताह में भी निकलती थी। लेकिन क्या होता है, इसके 8 अंक के बाद, याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है, 8 अंक के बाद, 8 अंक का 8 अंक के बाद क्या होता है, इसका नाम क्या हो जाता है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये पूछ सकता है कि कितने अंकों के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, तो 8 अंकों के बाद ये हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। और 1884 ईस्वी में, ध्यान देना, 1884 में इसका पुनः नाम क्या हो गया, नवोदिता। पुनः नाम क्या हो गया, नवोदिता इसका नाम पड़ गया। फिर से देख लेते हैं। 8 अंकों के बाद जो नहीं, ये 8 अंकों के बाद ये हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदला था, सॉरी। कवि वचन सुधा जो है वो 1868 में काशी से मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र है, इतना आप लोग याद रखिए। लेकिन हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 में काशी से निकलती है, ये मासिक पत्रिका थी और इसका 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम पड़ जाता है। और 1884 में इसका पुनः नाम क्या हो जाता है, नवोदिता हो जाता है। फिर कौन सी है, बाला बोधनी 1874। आप लोग सन भी ध्यान देना, 68, 73 और 74 कहाँ से निकलती है, काशी से ही निकलेगी। सारी इनकी पत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं, काशी से। और ये दोनों मासिक है, ये तीनों में निकलती थी, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक। लेकिन ये दोनों क्या थी, मासिक थी। और ये स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। जो बाला बोधनी थी वो स्त्री शिक्षा और सुधार से संबंधित थी। अगर आप लोगों को न याद रहे, अगर पूछ ले कि हरिश्चंद्र की ऐसी कौन सी पत्रिका थी, भारतीय हरिश्चंद्र की ऐसी कौन सी पत्रिका थी जो स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित थी,
तो बाला किसको कहा जाता है? स्त्री को ही कहा जाता है। तो आप लोग क्या टिक करोगे? बाला बोधिनी। इसके बाद है इनकी संस्थाएं। इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना करी थी, वो देख लेते हैं। कविता वर्धिनी सभा। कविता वर्धिनी सभा कितने में? 1870 ईस्वी में। और पेनी रीडिंग क्लब 1873। तदीय समाज 1873। तदीय समाज या त्वदीय समाज आप लोग कर लीजिए 1873। पहली कविता वर्धिनी सभा 1870, पेनी रीडिंग क्लब 1873, त्वदीय समाज 1873। इसके बाद है, ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? हिंदी नई चाल में ढली 1873 या किसकी भूमिका में कहा गया? ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखना, यह कालचक्र की एक पुस्तक थी, उसकी भूमिका में इन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। किसकी भूमिका में? कालचक्र। कालचक्र इनकी एक पुस्तक थी, उसी में ये कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली। और एक चीज याद रखना, इन्होंने नाटक का जो अभिनय होता है उसकी शुरुआत की, और कौन कौन से नाटक में उनका क्या क्या रोल रहा है, क्या क्या अभिनय रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी देखते हैं। अभिनीत नाटक पहला है जानकी मंगल नाटक, उसमें कौन सी भूमिका निभाते हैं? लक्ष्मण की भूमिका। लेकिन ये जानकी मंगल है किसका? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, याद रखना। ये इनका नाटक नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है, बल्कि ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। और जानकी मंगल में ये लक्ष्मण की, जानकी के साथ कौन रहता है? जब जानकी को छोड़ के राम चले जाते हैं वन में, तो उनके साथ उनकी देखभाल करने के लिए कौन रहता है? लक्ष्मण। तो इसलिए आप लोग याद रख लेना कि जानकी मंगल में किसकी भूमिका निभाते हैं? लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं। और एक चीज पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कवि रहे हैं जिन्होंने शकुंतला के रोल के लिए अपनी मूंछ मुड़वाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी थी? तो कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से उन्होंने आज्ञा ली थी कि मैं अपनी मूंछ मुड़वा सकता हूँ, क्योंकि पहले क्या था, मूंछ को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। जानकी मंगल हो गया। नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र इन्हीं का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मैंने आप लोगों को नाटक वाले टॉपिक में पढ़ा दिया है, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं, ट्रिक के द्वारा बता दिया गया है। तो नील देवी में क्या? पागल। नील देवी में किसकी भूमिका निभाते हैं? पागल। यहाँ भी ला है और पागल में भी ला है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या पागल हो जाने के बाद अगर कोई देवी मिल गई तो क्या हो जाता है? हम पागल हो जाते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते हैं। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते हैं, और नील देवी में पागल, जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं। अब इसके आगे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। अब हम रचनाओं को याद कर लेते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं की संख्या देखी जाए, हमने बताया 175 है, लेकिन काव्य की अगर संख्या देखें तो कितनी है? 70 है। काव्य की संख्या देखें तो 70 है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछी जाती हैं, उसको हम याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले हम प्रेम वाली कविताएं देख लेते हैं। पहली क्या है? प्रेम माधुरी। ये रचनाओं का क्रम नहीं है, इनकी रचनाओं का क्रम नहीं पूछा जाता, नाटकों का क्रम पूछा जाता है। तो आप लोग इस बात से परेशान मत होइएगा कि कौन सी रचना पहले है, कौन सी बाद में है। प्रेम माधुरी पहली है। प्रेम माधुरी, माधुरी कैसी है? मालिका की तरह है। माधुरी कैसी है? मालिका की तरह। और प्रेम सरोवर, कहाँ वो जाती है? सरोवर में जाती है।
कहाँ जाती है? सरोवर में जाती है। सरोवर में क्या होता है? तरंग है। सरोवर में क्या होता है? तरंगे हैं और प्रलाप भी चलता रहता है। और उसके पास क्या रहता है? फुलवारी तो रहती ही है। जहाँ सरोवर रहेगा, तरंग रहेगी, प्रलाप रहेगा, वहाँ क्या होगा? फुलवारी भी रहेगी। तो प्रेम फुलवारी विनय प्रेम पचासा। और फिर क्या हो जाता है? विनय प्रेम पचासा हो जाता है। प्रेम माधुरी, माधुरी कैसी? मालिका की तरह, प्रेम मालिका। फिर हो जाती है सरोवर के पास, प्रेम सरोवर। सरोवर में तरंगे उठती हैं, प्रेम तरंग। और प्रेम प्रलाप भी वहाँ है, फुलवारी भी है, प्रेम फुलवारी। और विनय प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा। इसके बाद देखते हैं कौन सी रचना है? भारत भिक्षा। कौन सी रचना है? भारत भिक्षा। विजय वल्लरी, विजयनी विजय वैजंती, विजयनी विजय वैजंती रचना है। और ये रचना कब लिखते हैं? जब भारतीय लोग मिस्र में विजय प्राप्त करते हैं, मिस्र में विजय प्राप्त करते हैं, तब जाके भारतीय जो हैं उस समय उसी के आधार पर ये रचना लिखते हैं। उसका जिक्र इस रचना में किए हैं। और इसके बाद है ऋतुनाष्टक। मदनाष्टक पूछे तो किसकी है? मदनाष्टक अगर पूछता है, मदनाष्टक। ये सब छोटी छोटी चीजों को आप लोग ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर हमें फंसा देता है। मदनाष्टक पूछे तो किसका है? रहीम दास का है। किसका है? ये रहीम दास का है। उत्तरार्ध भक्तमाल, भक्तमाल किसका है? नाभा दास का है। उसी के आधार पर इन्होंने क्या लिखा है? उत्तरार्ध भक्तमाल। उसी के आधार पर क्या लिखा है? उत्तरार्ध भक्तमाल लिखा है। और इसमें ये रस खान जो एक मुस्लिम कवि हैं, उनकी तारीफ करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं? इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। आप लोगों को पता है कि रस खान एक मुसलमान थे, लेकिन वो किसका गुणगान किए हैं? कृष्ण का गुणगान करते हैं। और जिसकी वजह से उनकी प्रशंसा ये उत्तरार्ध भक्तमाल में करते हैं। होली, उनकी कौन सी रचना है? ये होली है। लेकिन होली है पूछिएगा, होली है, ये किसकी हो जाएगी? है लग जाएगा तो ये प्रताप नारायण मिश्र की हो जाएगी। प्रताप नारायण मिश्र की हो जाएगी। अगर सिर्फ होली पूछता है तो किसकी है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। वर्षा विनोद, वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की। लेकिन वर्षा बिंदु पूछे तो वो हो जाएगी प्रेमघन की। वर्षा बिंदु पूछ ले तो प्रेमघन की। घन बादल से कैसे बिंदु की तरह जमीन पे आते हैं, तो अगर बिंदु पूछ ले तो आप लोग प्रेमघन को लगाएंगे, लेकिन विनोद पूछे तो भारतेंदु को लगाएंगे। दान लीला किसकी है? भारतेंदु की है। लेकिन एक दान लीला और पूछता है जो भक्ति काल के कवि हैं, चतुर्भुज दास। एक और पूछता है, चतुर्भुज दास की रचना है दान लीला, और उन्हीं को पूछ लेता है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र और चतुर्भुज दास, और फिर दिया रहे ए बी, दोनों सही है, तो आप लोग किसको लगाओगे? दोनों को लगाओगे। प्रबोधनी इनकी रचना है, प्रबोधनी, जिसमें कृष्ण का वर्णन है। ये कृष्ण काव्य है, लेकिन इसमें प्रयोगवश क्या आ गया है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसमें दिखाया गया है तो कृष्ण काव्य, लेकिन इसमें संयोगवश क्या आ गया है? विदेशी जो वस्त्र थे उसका बहिष्कार भी इसमें बताया गया है। इसके बाद है बकरी विलाप, दशरथ विलाप, बंदर सभा। बकरी विलाप, बकरी कहाँ विलाप कर रही है? दशरथ के यहाँ। और दशरथ कहाँ रहते हैं? सभा में रहते हैं। बकरी कहाँ विलाप कर रही है? दशरथ के यहाँ। दशरथ कहाँ रहते हैं? बंदर की सभा में। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नए जमाने की मुकरी, अगर मुकरियों के लिए पूछे कि मुकरियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आप लोग अमीर खुसरो को लगाओगे। लेकिन नए जमाने की मुकरी अगर लगा दे तो आप लोग किसको कहेंगे? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहेंगे। नए जमाने की मुकरी वो क्या करते हैं? जो उस समय समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाएं थी,
उसका व्यंग इन्होंने नए जमाने की मुकरी में किया है। और क्या होता है इसमें, लाइन दे दी जाती है, एक लाइन दी रहती है, दूसरे में क्या होता है अपनी बातों से मुकर जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मुकरी कहा जाता है। और मुकरी में अगर पूछे कौन सा अलंकार होता है तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मुकरियों में कौन सा अलंकार होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग नहीं बता पाते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगी। नए जमाने की मुकरी हो गया। इसके बाद है कश्मीर कुसुम। कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कश्मीर सुषमा अगर पूछे, कश्मीर सुषमा अगर पूछे तो आप लोग किसको लगाओगे, पाठक को, श्रीधर पाठक को लगाओगे। ये किसका हो जाएगा, कश्मीर कुसुम पूछेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और कश्मीर सुषमा अगर पूछे तो आप लोग श्रीधर पाठक को लगाएंगे। इसके बाद है फूलों का गुच्छा। ये किस भाषा में है अगर पूछे, फूलों का गुच्छा किस भाषा में है, खड़ी बोली में है। फूलों का गुच्छा जो कविता है किस भाषा में है, खड़ी बोली में है। अब आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं ना उसको ट्रिक करके याद कर लो ताकि वो गलत ही ना हो। हम देखते हैं ना फिल्मों में, फूलों का गुच्छा लेके कैसे ऐसे हीरोइन के सामने ऐसे बैठ के कुछ कहता है ना, तो क्या कहता है वो अपनी भाषा में, तो ऐसे क्षेत्रीय भाषा में कहता नहीं, खड़ी बोली में बोलता है ना, खड़ी हिंदी में। तो फूलों का गुच्छा लेके वो क्या करता है, खड़ी हिंदी में घुटनों के बल बोलता है। तो फूलों का गुच्छा किस भाषा में अगर पूछे तो क्या है, इसकी भाषा है खड़ी हिंदी, खड़ी बोली। मुझे लगता है कि ये सारी रचनाएं मैंने उसको डिटेल में आप लोगों को बता दिया। आप लोग इसको कई बार देख लें ताकि याद हो जाए। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां भी बहुत पूछी जाती हैं। ये जैसे कहते हैं कि कहाँ करुणा निधि केशव सोए, लाख जतन कर भारतवासी रोए। तो कहाँ करुणा निधि केशव सोए, केशव आ जाता है तो सब लोग सोचते हैं कि ये सूरदास की पंक्ति है। ये टीजीटी या पीजीटी का क्वेश्चन है 2021 का, कि कहाँ करुणा निधि केशव सोए किसकी पंक्ति है। तो आप लोग याद रख लेना ये भारतेंदु की पंक्ति है, ना कि सूरदास की। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।